नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे एक देश एक चुनाव पर छिड़े सियासी युद्ध की। जी हां, देश में एक बार चुनाव होने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तमाम पार्टी लाइंस में अलग अलग नजर आ रही है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी माहौल भी गर्म होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हर भारतवासी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार जनता नहीं चाहती कि बार बार चुनाव से विकास कार्य बाधित हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। योगी ने कहा कि एक देश एक चुनाव संविधान की मूल भावना को दोबारा स्थापित करने वाला कदम है। आजादी के बाद 1952 से लेकर साल 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ ही होते आए। कांग्रेस परिवार में जब अस्थिरता के बादल छाने लगे तो पार्टी ने उस अस्थिरता को देश पर भी थोप दिया। संविधान को दरकिनार करते हुए साल 1972 में होने वाला चुनाव 1971 में करवा दिया गया। उधर समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। सपा ने कहा कि सरकार को चाहिए एक देश में एक इलेक्शन नहीं, देश में एक प्रकार की एजुकेशन की व्यवस्था करे, क्योंकि यहीं से हमारी गैर बराबरी शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव ने इसे संविधान के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने देश और प्रदेश के लोगों और लोकतंत्र के सच्चे पक्षधरों से इसके खिलाफ खड़ा होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर यह एक सियासी युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ खासकर भारतीय जनता पार्टी यदि बात करें तो इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। वही विपक्षी पार्टियां जिनमें समाजवादी पार्टी शामिल है वह इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सवाल यह भी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, यह लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष को एक देश एक चुनाव से क्यों ऐतराज है। वही विपक्ष ये कह रहा है कि आप एक देश एक चुनाव के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं। एक देश एक चुनाव से सत्ता पक्ष कहता है कि गड़बड़ियां कम होंगी। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन इस पर कोई कंसेंसस अभी तक अक्रॉस पार्टी लाइंस नहीं बन पाई है और यही सबसे बड़ी समस्या है। एक देश एक चुनाव पर ही आज अब बातचीत करेंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्या एक देश एक चुनाव इंडिया के, भारत के दृष्टिकोण से फिजिबल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता सूर्य मैथिल साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अजीत यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सूर्य साहब आप ही के साथ करते हैं। एक देश एक चुनाव, आप इसके पीछे क्यों अपनी ताकत लगा रहे हैं? इसके पीछे मंशा क्या है, इरादा क्या है और यह क्यों आज के भारत के लिए इतना जरूरी है? क्योंकि विपक्ष तो आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है। अब यह बात अलग है कि विपक्ष आपके हर फैसले से कन्विंस नहीं होता हो, लेकिन इस चीज को अमली जामा पहनाने के लिए आप इतने आतुर क्यों हैं? इससे क्या ही भला हो जाएगा लोगों का? धन्यवाद कुणाल जी। और पहले तो आपको और पूरे भारत को भारत माता की जय। नमस्कार सर, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है। आप एक बार दुरुस्त कर लीजिए, उसको देखिए, थोड़े नेटवर्क में आने की कोशिश कीजिए सर। आपके हेलो जी बोलिए सर। अब आवाज ठीक है मेरी? हाँ ठीक है, बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूं कि आपने प्रश्न पूछा कि आखिर विपक्ष क्यों नाराज है या क्यों विरोध कर रहा है। तो ये तो विपक्ष की आदत है कि वो सदैव विरोध के ही स्वर अपने बुलंद करता रहता है। चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, 35 हटाने की बात हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, या हलाला की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या इस देश के अंदर जो काला धन है उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की बात। अब रह गई बात जो है एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो
एक स्वर्णिम भारत की नींव के पत्थरों में से एक होगा ये फैसला। जिस प्रकार से वक्फ बिल को अमेंड किया गया और उसके अंदर आर्टिकल 40 हटाकर रीजन टू बिलीव और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रॉपर्टी वक्फ ना की जाए ऐसे क्लॉज लाए गए, उसी प्रकार से ये है। एक स्टडी के अनुसार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है व्यय बचेगा यदि हम एक देश एक कानून में जाते हैं, तो एक देश एक चुनाव में जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बार बार जो लग रही हैं सूचनाएं लगती हैं, हर 6 महीने में इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है, 3 महीने चुनाव होता है, उसके कारण जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं अधिसूचना के कारण, और अधिकारी जो हैं वो चुनावी व्यवस्था में लगे रहते हैं। उनका जो सही उपयोग है वो सही उपयोग जनता की सेवा करना है, उसमें नहीं हो पाता है। तो उससे हमें राहत मिलेगी, पैसा बचेगा, हम पूरी शक्ति के संग काम कर सकेंगे। और चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व होता है। जिस प्रकार से हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोकतंत्र के पर्व को मनाते हैं। और अगर हम हर महीने होली और दीपावली मनाते हैं तो उससे हमारे खुद के जो घरेलू कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं ना, आप समझिए। उसी प्रकार से चुनाव है। यदि चुनाव के अंदर हर 3 महीने में अधिसूचना कहीं ना कहीं जारी होगी तो कोई पुल बनना है, कहीं कोई एक्सप्रेसवे का काम चालू होना है, कहीं पर कोई, मैं ये कहूँ कि कंस्ट्रक्शन होना है, स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, 100 तरह के कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य जो सरकार करवाती है। ठीक है, तो उनमें रोक लग जाती है। ठीक है यादव साहब, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, एक तो लगातार सत्ता पक्ष ये कहता है कि हम कुछ भी करें, विपक्ष हमारे ऊपर सवाल उठाता है, विपक्ष हमारे हर उस फैसले के ऊपर आपत्ति जताता है, चाहे वो अच्छा हो या जो भी हो, आप अपने उसे चश्मे से देखते हैं। ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर लगातार एक बहस छिड़ी हुई चली आ रही है। इतिहास के भी पन्ने टटोले जाते हैं कि भाई ऐसा पहले भी था, लेकिन वही इतिहास यह भी बताता है कि ऐसा बाद में नहीं था। हालांकि आपकी मुख्य आपत्ति 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या है, और क्या आपको लगता है कि जो सारे बातें या दावे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, पैसा बचेगा, सरकार के विकास कार्यों के लिए जो समय चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जो मानव संसाधन चाहिए, वो सब काफी एक्टिव रहेगा, आप इससे संतुष्ट हैं या लगता है मंशा ठीक नहीं है? देखिए, विपक्ष की मंशा एकदम साफ है। सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है। सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो करती है, लेकिन 1 कास्ट 1 नेशन की बात सरकार नहीं करती है, जैसा कि इस समय देश में चल रहा है। सरकार 1 जो है पाठ्यक्रम एक देश की बात नहीं करती, एक शिक्षा प्रणाली की बात नहीं करती। क्यों नहीं करती है? केवल इलेक्शन से ही देश का तो भला होना नहीं है। आज देश में छुआछूत, अस्पृश्यता और नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? संसद से लेकर के आप बताइए, पूरा का संसद में कहीं बेरोजगारी पे, कहीं महंगाई पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं अत्याचार पे, कहीं जो कानून व्यवस्था पर कोई बहस हो पाई? पूरा का पूरा सत्र जो है चला गया। केवल सरकार जो है देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत और जो भाईचारा और सौहार्द हमारे देश का, उसको बिगाड़ना चाहती है। हम कहते हैं कि काला कानून पे सरकार, आप बताए कि नोटबंदी लाई थी सरकार ने, क्या किसी ने विरोध किया था? लेकिन उस नोटबंदी से कह रहे थे कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सली खत्म हो जाएंगे, देश का जो है माहौल जो है भ्रष्टाचार हम मुक्त कर देंगे। आप बताइए कि भ्रष्टाचार का ये आलम है कि 2000 की नोट में कह रहे थे हम चिप लाए हैं, वो चिप 2000 की नोट की स्थिति हुई कि सरकार को बंद करना पड़ा। 1000 से भ्रष्टाचार हो रहा था, 2000 से भ्रष्टाचार क्या बंद हो गया? आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ये सरकार चिल्लाती है, कहते हैं कि विपक्ष हल्ला करती है, गौ मांस के नाम पर जो गाय कटवाने वाले लोगों का किस तरीके से रोक करके रोडों पर जो है गुंडाई करके गौरक्षक दल के लोग मारने पीटने का काम करते हैं। यही सरकार, योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों ये बोल रही है कि अवैध बूचड़खाने बंद कराए जाएंगे रामनवमी में? उनको ये पता है कि अवैध बूचड़खाने सरकार के जो है रामो करम पर चलाए जा रहे हैं, सरकार के जो उस पर बरदहस्त है इसलिए चलाए जा रहे हैं, और इनके ही लोग जो है गौ हत्या कराने में शामिल हैं। सड़कों पर वसूली गैंग चलाते हैं, गौरक्षक लोग जो है गुंडाई करते हैं। तो आप बताइए, इस सरकार का विरोध न करे। अभी बनारस में देखिए, कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार। एक लड़की के साथ 1 हफ्ते तक 23 लोगों ने गैंग रेप किया। आप बताइए सरकार का उस पर क्या जो है एक्शन है?
अभी बीएचयू की घटना थी वही बनारस में, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, जो बीएचयू में आईटी सेल के लोगों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उनको क्या किया, बकायदा उनके ऊपर आज तक बुलडोजर चलाया गया। सरकार मांग न करे, केवल सरकार जो है देश की जनता के मनमानस को दिग्भ्रमित करना चाहती है। ये भ्रम फैला करके किस तरीके से चुनाव जीता जाए। हम कहते हैं कि इस देश में तमाम प्रकार के पंचायती चुनाव अलग होते हैं, नगर निकाय के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। ये सरकार कैसे संभव कर पाएगी? और तमाम ट्रेड यूनियन के जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसको, अच्छा ये बताइए, आज छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया, हम लोग छात्र संघों से निकले हुए हैं, क्यों बंद कर दिया गया? इन छात्र का सब चुनाव कैसे सरकार एक साथ करा? और ये कहते हैं कि हम जो है इस पर ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, योगी जी बोल रहे हैं कि इस पर ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं। तो आज तो देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे सबसे ज्यादा वसूली करने में बीजेपी आगे है। जो ये फर्जी ढंग से जो स्लॉटर हाउस चलाने वाले लोग हैं, गाय कटवाने वाले लोग हैं, इन्होंने जो है इनको चंदा दिया है। आज देख लीजिए, जो वैक्सीन के नाम पर जो कंपनियां थी उनसे इन्होंने चंदा लिया हुआ है। तो विपक्ष विरोध न करे, ये भ्रष्टाचार करने के लिए इनको खुली छूट दे दे। नहीं, ठीक है, नहीं वो बात तो सही है आपका अजीत साहब। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष तो सरकार सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगा, विरोध करेगा, कुछ अगर उसे समझ नहीं आता। हैं कि जैसे इस देश में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, ठीक है, आज हम एक चीज बता दें आपको कि कोचिंगों में जाइए, जो किसान के बेटे हैं, गरीब मजदूर के बेटे हैं, कोचिंग वाले 1 लाख 1.5 लाख, आप भी प्रभावित होंगे, 3-3 लाख 4-4 लाख वसूली कर रहे हैं। सरकार एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं कर देती? नहीं, ठीक है, नहीं देखिए, नहीं सही, ठीक है, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और ये रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं। सत्ता पक्ष से ये जवाब आप चाहते हैं और बिल्कुल आपको ये जवाब लेना भी चाहिए। देश एक चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में बहसबाजी का दौर अपने चरम पर है और क्या देश आगे उस अवस्था के लिए बढ़ रहा है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्या साहब, देखिए, जो बातें अजीत साहब ने उठाई हैं, आप उन बातों को कितना रेलेवेंट देखते हैं, समझते हैं? क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दे तो हैं और वो सवाल कहीं ना कहीं इस फिजा में भी हैं कि आपने सोचा तो बहुत भला करने का, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से क्या वो सारी चीजें हो पाई, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और एक और भी बात बता दीजिएगा सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर को भी लागू करता है, जहां पर हर स्टेट्स के लिए अपना इलेक्टोरल साइकिल होता है, सेंटर के लिए अलग होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती है। कहीं ना कहीं क्या उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगेगा? और यदि इलेक्शन कमीशन की भी आप बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ही वह बॉडी है जो इसे कंडक्ट कराती है। गवर्नमेंट के तरफ से आपने गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी कर दी, कोविंद साहब ने अपने अध्यक्षता में रिपोर्ट सौंप दी, तो क्या यह इलेक्शन कमीशन के तरफ से नहीं आना चाहिए था? यदि उसे दिक्कत नहीं है तो बाकी सारी चीजें तो यथावत चल ही सकती थी। सूर्या साहब, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जाना था चीन और पहुंच गए जापान। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कुछ ऐसा ही हाल है। वो न जाने कहां तक घूम आए। उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी। तो मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि यदि देश के अंदर जो खर्चा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बर्बादी होती है 5 साल के अंदर, यदि वो पैसा बचेगा तो कहाँ लगेगा? वो देश के अंदर ही तो लगेगा, देश के विकास कार्यों में लगेगा, देश के अंदर जो जनता के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं में लगेगा, देश के अंदर रोजगार उत्पन्न करने में लगेगा। तो पहली चीज तो ये खुद का है। दूसरी चीज, इन्होंने बलात्कार के ऊपर प्रश्न उठाया, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि मोहित खान तो अंत तक बचाव करने वाली पार्टी, जिसमें दलित की बेटी, हमारी अयोध्या की बच्ची के तक बलात्कार किया, 6 महीने तक बलात्कार किया, 2.5 महीने का गर्भ रहा उसके पेट में, और उसके ऊपर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना है, वो है कि नहीं है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। फिर भी ये बैठकर यहाँ पर राजनीतिकरण कर रहे हुआ, तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। इन्होंने अगर बीएचयू का मुद्दा उठाया तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में लिप्त था तो उसको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से किया, लेकिन इन्होंने तो अभी तक अपना जो महानगर अध्यक्ष है उसको बचा के रख रखा है। मोहित खान तो आज भी इनकी पार्टी का नेता है। नवाब सिंह यादव भी आज भी इनकी पार्टी का नेता है, जो कन्नौज के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार कर रखा था उन्होंने। गायत्री प्रजापति इनके ही पार्टी के नेता, उनकी बीवी को इन्होंने चुनाव लड़वाया, वो भी एक नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी है। तो ये तो बलात्कारियों की पार्टी सिर्फ समय देखकर राजनीतिकरण करती है। अब आ जाते हैं हम आगे 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो इन्होंने प्रश्न उठाए। तो मैं कहना चाहता हूँ नेताजी जरा पहले पढ़ लीजिएगा।
वन नेशन वन इलेक्शन का पहली बात अभी ड्राफ्ट नहीं आया, जो रिकमेंडेशन आई है उन रिकमेंडेशन के आधार पर हम विधानसभाएं और लोकसभाएं उनका चुनाव एक साथ कराएंगे और साथ ही साथ जो नगर निकाय चुनाव है उनका चुनाव अलग होगा अगले 2 महीने के बाद। तो 2 फेज में चुनाव हुआ करेगा देश का। ये विचार जो है, ये विचार माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली जो संवैधानिक कमेटी है उसने रिकमेंडेशन किया है। ठीक है, तो पहले आप पढ़िए, उसके बाद इस पर उत्तर दीजिए। और दूसरी चीज देखिए, मैं हैरान हूं देखकर, देश के अंदर यदि किसी प्रकार से कोई रेवोल्यूशन आना होता है तो आखिर क्या कहा है कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले डंडा लेके खड़ी हो जाती कि नहीं, हम उन्हें नहीं देंगे। देश के अंदर सीमाओं के ऊपर यदि सैनिकों को सर्जिकल स्ट्राइक करने का मौका मिलता है तो प्रश्न कौन उठाता है? यही समाजवादी पार्टी के लोग उठाते हैं। उसके अलावा देश के अंदर जब भी कोई ऐसी कुरीति जिसका निदान होना होता है, जैसे आप वक्फ बिल को ही ले लीजिए, तो उसके ऊपर सबसे पहले कौन युद्ध करता है? समाजवादी पार्टी करती है। इनके संबल के सांसद खुद बिजली चोरी में लिप्त हैं और ये जनता के लिए बिजली मांग रहे हैं। अरे भैया, पहले अपने सांसद से बोलो ना, ये जो 6 करोड़ रुपए का उनको पेनल्टी लगी है तो चोरी से बिजली चला रहे थे, वो भरे पहले पैसा, तब तुम बोलना कुछ। ठीक है, नहीं ये तो देखिए, ये पार्टी के लोग सूर्या साहब, ये पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, सूर्या साहब 1 मिनट, ये सब तो चलते रहता है देखिए राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इतनी अर्जेंसी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या है? क्या देश के सरकारी खजाने में एक कमी है? क्या उस कमी को पाटने के लिए, क्योंकि आप एक तरफ 2047 के विकसित भारत का भी एक कल्पना लेके चल रहे हैं, आप तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो क्या ये पैसे बचाना ये मजबूरी है या मजबूती देगा आप उस सपने को साकार करने के लिए जो लेके चल रहे? इतनी अर्जेंसी क्या है? क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवालिया निशान हो जाएगा, जो स्टेट्स की स्वायत्ता है और सेंटर की स्वायत्ता है, उस पर चोट नहीं लगेगा क्या? आपको क्या लगता है? देखिए कुणाल जी, आज से पहले भी इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन रहा। आज से पहले भी इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है। वो तो कांग्रेस की अपनी तानाशाही के कारण देश के अंदर 990 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया, लगातार धारा 356 का प्रयोग किया गया। उसके कारण ही देश के अंदर स्थितियां जो है यहाँ आ गई कि देश का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो है बिगड़ गया। अन्यथा तो संविधान सभा ने तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। उनको पता था, जो हमारे महामना थे, जो हमारे महापुरुष लोग थे जिन्होंने इस देश के संविधान की नींव रखी थी, बाबा साहब ने रखी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी, लाला लाजपत राय ने रखी थी, उसके अलावा ना जाने कितने हुतात्माओं ने रखी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। उन्होंने ये सोचा था ना कि इस देश का पैसा जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक बार इस देश में इलेक्शन होगा और उसके बाद जो है वो सब काम में लगे रहेंगे। अब रही बात 2047 तक, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को कि हमें अपनी जो पैसे की बर्बादी है उसको रोकना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे तो उससे पहले 1 रुपया ऊपर चलता था और 90 पैसे जो है वो बीच में खा जाते थे, 10 पैसे नीचे पहुंचते थे। आज 1 रुपया ऊपर चलता है और 1 ही रुपया नीचे पहुंचता है। वो बात भी है, लेकिन सूर्या साहब यह भी बात है ना कि आज हमारा रुपया काफी हद तक कमजोर भी हो गया। यह भी लोगों को चिंता में डालता है, सोचने पर मजबूर करता है। अब $1 की कीमत आप देख लीजिए क्या है, तो रुपया की ताकत भी थोड़ी घटी है। खैर आपने कुणाल जी 20 सेकंड दे दीजिए। बोलिए सर, कुणाल जी बोलिए। कुणाल जी आप ना मुझे ये बताइए, आप जो है पूर्व में जो एक अमेरिकन तानाशाही थी जिसके अंदर वो डॉलर में ही ट्रेड करते थे और डॉलर से ही देश की मुद्रा का मूल्यन और अवमूल्यन होता था, हम क्यों डॉलर को ही लेके चल रहे हैं? नहीं, वो तो ब्रिक्स की बात अलग है, वो तो एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है। देखिए रशिया उसमें क्या रोल करता है सूर्या साहब, लेकिन वो हमारे टॉपिक को डिविएट कर देगा, उस पर हम अलग से बहस कर लेंगे। आपने डॉलर लिया, 20 सेकंड दे दीजिए। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आज की डेट में 10 देशों के संग रुपए में जो है हम व्यापार कर रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, हम रूस से जो अपना तेल खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं। सर हर भारतवासी खुश होगा जब भारत तरक्की करेगा, ये तो सवाल बिल्कुल मतलब इस पे ऊपर कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत को वह ताकत भी उस तरीके से जरूर मिलनी चाहिए। यादव साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यादव साहब देखिए, आपके अपने पक्ष हैं, सत्ता पक्ष के अपने पक्ष हैं। अब इन दोनों पक्षों के बीच बेहतर कौन सा वह दावा करने वाला है या कौन से उसके जो सॉलिड बेस बनाता है फंडामेंटल में, उसके ऊपर ही सारी लड़ाई है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को 1 मिनट साइड भी कर दे
तो क्या नीयत, नीति, सोच और वह तरक्की उसके लिए मददगार है या नुकसानदेह है? देखिए, हमने जो सवाल उठाया जी, उस पर तो भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। और ये जो है भाजपा के प्रवक्ताओं के और नेताओं की एक जो है फोबिया हो गया है। इनको लगता है कि जो ये पढ़ के आते हैं वही सही है और जो बोलते हैं वही सही है। बाकी विपक्ष के लोग पढ़ते लिखते नहीं है, सारे के सारे नकारा हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग पढ़ के नहीं आते। हमने कहा कि एक पाठ्यक्रम और एक देश की बात कब करेंगे लोग, एक जाति और एक जो है देश की बात कब करेंगे लोग? भाई साहब 370 और 35 हटा दी ना। एक मिनट सूर्या साहब आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट आपके पास भी आएंगे। मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। एक मिनट, इन्होंने कहा कि संविधान बनाने में शायद इनको नहीं पता, इनको मैं करेक्ट कर दूं कि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय संविधान बनाने में नहीं थे 9 सदस्यीय कमेटी में। अरे भैया, मैंने ये कहा इस देश की स्वतंत्रता। ठीक है, एक मिनट सूर्या साहब आप काउंटर करिएगा सर, प्लीज प्लीज सर, का सम्मान करना सीख लो। प्लीज सूर्या साहब एक मिनट, आप अपनी बारी पे बोल दीजिएगा। सूर्या साहब प्लीज 1 मिनट सर, उनको भी बोलने दीजिए। बलात्कार 1 मिनट। हाँ, लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय का लोगों को योगदान ही नहीं पता। मैथिल साहब 1 मिनट, योगदान आप बता दीजिएगा लेकिन थोड़ा सब्र रखिए सर प्लीज। ज्ञान बांट रहे हैं। सूर्या साहब 1 मिनट बोलिए। यादव साहब, हम नहीं, ज्ञान तो आप बांट रहे हैं भाई, आप लोग ज्ञान। देश के क्रांतिकारियों का सम्मान हम लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है। देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करना सीखो। ठीक है सूर्या साहब प्लीज 1 मिनट उनको भी बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा सर प्लीज। हाँ बोलिए यादव साहब। ये कह रहे हैं, हम क्या करें कि इन्होंने संविधान की भूमिका में बताया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। इन लोगों की कोई भूमिका नहीं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तानाशाहियत को हमने खत्म कर दिया। अभी अमेरिका ने टैरिफ प्लान ला दिया। इनके प्रधानमंत्री जी का बयान आया। 1 मिनट, हमारे देश सूर्या साहब प्लीज 1 मिनट सर, प्लीज सर थोड़ा सुन भी लीजिए सर प्लीज। भड़क जा रहे हैं। 1 मिनट सूर्या साहब सुन भी लीजिए ना, 2 मिनट फिर कैसे समझिएगा। बोलिए यादव साहब। हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे देश के लोगों को किस तरीके से बेड़ियों में जकड़ कर भेजा है, अपमान करके इनके हमारे। ट्रंप ने क्या बोला कि हमारे मित्र हो सकते हैं मोदी जी, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है। एक तरीके से हमारे देश का अपमान नहीं हुआ। एक जो है देश का राष्ट्रपति इस तरीके से बोले हमारे प्रधानमंत्री को, इनको तो शर्म आएगी नहीं। कह रहे हैं कि हम उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, ट्रंप बोल रहे हैं। और ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पे बैठ के हमने तानाशाहियत कर दी, गले मिलने जा रहे हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन भाजपा के लोग ये बताएं कि जब ये कह रहे थे कि हम काला धन पे ये सरकार आई, भ्रष्टाचार पे आई, महंगाई पे आई। आज गैस सिलेंडर का दाम आप देख लीजिए किस तरीके से है, महंगाई किस तरीके से। अभी कल 50 रुपए इन लोगों ने बढ़ा दिया एलपीजी जो घरेलू गैस कनेक्शन पे। तो ये उस पर नहीं जाएंगे। इनका जो एक तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं कि किस तरीके से देश के लोगों का हम जो है भ्रमित करके अपना। ठीक है, तो वही चुनाव में यही बात तो भी आती है यादव साहब और मैथिल साहब की, नैरेटिव की ही तो सारी लड़ाई होती है। आज माफ कीजिएगा, समय का थोड़ा अभाव है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त दिया, बातें रखी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की ये बात तो लगातार की जा रही है इस देश में, लेकिन क्या ये इतना आसान है और क्या ये संभव है? क्या वो मूलभूत अधिकार जो संविधान स्टेट्स को, सेंटर को देता है, क्या उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी पेचीदगी हैं, इनसे पार पाना होगा, तभी आगे सोच पाना आसान होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।